हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ क्लास 8 का जो मॉडल सेट है, जो कि ऑफिशियली जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। बोर्ड एग्ज़ाम जो है आपका 2025, उसके लिए ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है। तो उस ऑफिशियल पेपर को मैं लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्लास 8 विषय साइंस। समय आपका कुल है 1 घंटा और टोटल कितने हैं 50 मार्क्स के हैं। ये देख सकते हैं, आपको ये दिया गया है सन 2024 से 25 मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन का संग्रह करेंगे? टोटल 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। 50 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए अनिवार्य है। आप में से भी बताइएगा कि आप लोग कितने सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में, कि अपने से खुद से कितने सही किए हो आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जिसे हम लोग माइक्रोब भी कहते हैं, तो माइक्रोब कहाँ पर रहते हैं? वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर, या उपयुक्त सभी स्थानों पर? तो देखिए, सूक्ष्म जीव आपका सभी स्थानों पर निवास करते हैं। पानी हो, चाहे आपका वायु हो, चाहे वो कोई भी ठोस पदार्थ हो, चाहे वो कोई भी जीवित वस्तु है, सभी जीवों पर आपका सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत ही इजी सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। तो 2 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? अब देखिए, यहाँ पर आपको 4 रोग दिया गया, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो कि आपका किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इंक थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ। चलिए, ऑप्शन ये है पोलियो। नहीं, पोलियो तो एक वायरल डिजीज है, वायरस जनित रोग है ये। ठीक है, रिंग वार्म भी नहीं होगा, क्योंकि ये फंगाई से होता है, यानी कि ये कवक से होता है, ये मच्छर से नहीं फैलता है। कॉलेरा ये बैक्टीरियल डिजीज है, जिसको हम लोग विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से फैलता है। मलेरिया, जी हाँ दोस्तों, मलेरिया जो है आपका मच्छर से फैलता है। अब ये मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि मैंने सारे सेट से जो सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर है उससे मैंने ये सब क्वेश्चन को करा रखा है। तो आप अगर उस चैप्टर को नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और भी पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जा करके विजिट कर सकते हैं। और जो बच्चे देखे होंगे वो कृपया करके इसका जवाब दीजिए कि मलेरिया किस मच्छर से फैलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है? बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल यानी कि आपका हो गया एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन। समझ लीजिए कि जीवाश्म ईंधन में कौन सा जो सूक्ष्म जीव है वो सहायक होता है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी कवक। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जीवाणु। खैर, कवक से भी फैलता है और शैवाल से भी, बट यहाँ में से चारों में से देखा जाए तो सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन लग रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जीवाणु से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है? अब चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ पर आपको सेल वाला चैप्टर से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। तो यहाँ पर भी आपका पूछा हुआ है। खैर, ये आपका चैप्टर में भी दिया गया है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अमीबा नहीं, ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, और शुतुरमुर्ग का अंडा जो है आपका सबसे बड़ी कोशिका था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, और मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका आपका हो जाएगा शुक्राणु, और मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका आपका हो जाएगा अंडाणु। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। गुणसूत्र का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो किस भाग में उपस्थित होता है आपका गुणसूत्र? तो याद रखिएगा, ये हो गया कोशिका, कोशिका का ये हो गया केंद्र, केंद्रक के अंदर में क्या रहता है आपका गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। तो आपका केंद्रक कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर ये में है, तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव में पाई जाती है? अब देखिए, यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिए। यही क्वेश्चन को सिंपल ऐसे पूछ सकता था कि एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब जो बच्चे मेरा पहला प्लेलिस्ट देखे होंगे उधर धातु अधातु वाला, तो वो आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो भौतिक अवस्था में कौन सा पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा पारा पाया जाता है, यानी कि मरकरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा।
ट्रिक भी मैंने बताया था कि धप्पा याद रखिएगा, धा से धातु हो गया और पा से पारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरे करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखते हैं, अमूमन अगर किसी का हाथ पैर कुछ टूट जाता है तो कहता है डॉक्टर कि क्या करवाना होगा, एक्सरे करवाना होगा। तो एक्सरे में आपको किस धातु का प्रयोग देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है लेड। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका धातु देखने को मिलता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेड देखने को मिलता है। शीशा का उपयोग किया जाता है एक्सरे मशीन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हमेशा पूछा भी करता है कि जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। तो याद रखिएगा यूरेनियम का प्रचुर मात्रा होता है वहाँ पर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आपका जो कोयला है वो झारखंड का किस जिले में है, धनबाद जिले में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में। अभ्रक है तो अभ्रक कहाँ पर है, किस जिले में झारखंड का, तो कोडरमा जिले में है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। आप कोडरमा जिला से कौन कौन बिलोंग करते हैं ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता है। तो आप याद रखिएगा यूरेनियम का। कोयला कहाँ पर है, धनबाद में। अभ्रक का मात्रा कहाँ पर है, कोडरमा में। क्वेश्चन नंबर 9 है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है। मतलब पीट कर आप उसे पतले चादर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सीट बना सकते हैं, थिन सीट एकदम, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, तो उस गुण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तन्यता, ऑप्शन बी है कुचालकता, ऑप्शन सी है आघातवर्धनीयता, ऑप्शन डी है लचीलापन। तो देखिए धातु को पीट कर पतले चादर के रूप में बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, आघातवर्धनीयता। और तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, आपका तन्यता। तो तन्यता का याद रखिएगा, तन्यता, ता से तन्यता हो गया और ता से तार, मतलब तार के रूप में बनाया जाएगा उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता। सबसे अधिक आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा सोना में पाया जाता है। और 1 ग्राम सोने से आपका 2 किलोमीटर दूर तक तार खींचा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। मतलब यानी कि जिसमें करंट सबसे कम आता है। तो सबसे कम करंट आता है आपका लेड में आता है, शीशा में आता है। तो देखिए यहाँ पर शीशा ऑप्शन दिया गया है क्या, तो यहाँ में से कोई भी आपका ऑप्शन शीशा नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पारा हो जाएगा, जो कि ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। अब कुचालक किसे कहते हैं, तो कुचालक कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और सुचालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो नींबू का रस ये तो अम्लीय है, यानी कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी कि ये सुचालक होगा। नल का पानी उसमें भी कुछ खनिज लवण पाए जाते हैं, ये भी विद्युत धारा का सुचालक होगा। सिरका ये भी अम्लीय मात्रा में होता है, जब पानी में आप एसिटिक अम्ल यानी कि इथेनॉइक अम्ल को मिलाते हैं तो वो सिरका होता है, ये भी विद्युत धारा का सुचालक होगा। जबकि आशुद्ध जल जो यानी कि डिस्टिल्ड वाटर ये विद्युत धारा का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सपोज करिए कि आपके पास एक ये धातु है, अब इस धातु के ऊपर में आपको दूसरे धातु का परत चढ़ा देना, मतलब मान लेते हैं चलिए इस कलर का धातु का परत चढ़ा देना। तो एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का जो परत आप चढ़ाएं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए विद्युत लेपन, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है जस्तीकरण, ऑप्शन डी है विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बनेगा, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है। इंटरनल रिप्रोडक्शन, इंटरनल रिप्रोडक्शन मतलब एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन किस में होता है, तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, तो वो तो ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मछली, मेढक, स्टारफिश और मुर्गी। तो देखिए मछली जो है वो बाह्य जनन का यानी कि बाह्य निषेचन का उदाहरण है, मेढक भी बाह्य निषेचन का उदाहरण है, स्टारफिश भी बाह्य निषेचन का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुर्गी जो है आपका आंतरिक जनन का उदाहरण है, मनुष्य भी आंतरिक जनन का उदाहरण है, ठीक है। भेड़ बकरियां कुत्ते वगैरह ये सभी आंतरिक जनन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रा में जनन की विधि कौन सी है। अब हाइड्रा में जो जनन होता है उस विधि को क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए बहुविभाजन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी खंडन, ऑप्शन डी द्विविभाजन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, मुकुलन होता है। ठीक है, उस विधि का नाम है मुकुलन। और अमेबा में कौन सा विधि है? द्विखंडन है। बहुविभाजन बहुखंडन आने की किस में है? आपका प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में याद रखिएगा बहुखंडन है। खंडन आपका किस में होता है? स्पायरोगायरा में होता है। ठीक, मुकुलन किस में हो गया? हाइड्रा में हो गया। ठीक, द्विखंडन किस में हो गया? आपका अमीबा में हो गया। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा था अमोइबा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव पर क्या असर पड़ता है? सपोज करते हैं ये आपका अर्थ हो गया, तो आप अर्थ से जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या आपका प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, अर्थ से जितना ऊपर आप जाएंगे तो एयर का मॉलिक्यूल जो है वहाँ पर हवा का जो डेंसिटी वो कम हो जाता है। यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर आपका एयर का मॉलिक्यूल का डेंसिटी कुछ इस प्रकार से, मतलब बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऊंचाई पर बढ़िएगा तो यहाँ पर आपका एयर का मॉलिक्यूल का डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वहाँ पर कम होने के कारण वो आपके शरीर पर दबाव क्या डालेगा? कम डालेगा। तो ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी दोनों होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ये। क्यों घट जाएगा? क्योंकि वहाँ पर हवा के जो कण हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दाब का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो पहले दाब का फॉर्मूला लिखिए। दाब का क्या होता है? बल फॉर्मूला, बल बटे क्षेत्रफल। अब इसका तो एसआई मात्रक तो पास्कल होता है, लेकिन यहाँ पर एसआई मात्रक नहीं पूछा है, मात्रक सिर्फ पूछा है। अगर एसआई मात्रक पूछता तो हम लोग क्या बताते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। बट यहाँ पर सिर्फ मात्रक पूछा, तो मतलब एक और हो सकता है। पास्कल किस नाम के कारण रखा गया है? तो इसके साइंटिस्ट बेसिल पास्कल के नाम के सम्मान पर ही रख दिया गया कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो मात्रक देख लेते हैं। तो बल का एक और क्या होता है? देखिए यहाँ पर न्यूटन हो गया, बटा है तो बटा दे दिए, यहाँ पर बटक बदले पर हो गया। ठीक है, और क्षेत्रफल का सही मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका एक और क्या निकल गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, पास्कल भी सही है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी सही है, यानी कि यहाँ पर आपका दोनों सही हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया दोनों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, लेकिन अगर पूछता कि एसआई मात्रक बताइए, तो एसआई मात्रक में सिर्फ क्या होता? आपका पास्कल सही होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित बलों में से कौन संपर्कित बल है? संपर्कित बल किसे कहते हैं? तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के कांटेक्ट में आकर के बल लगाती है तो उसे, यानी कि संपर्क में आकर बल लगाती है, उसे संपर्कित बल कहते हैं। और असंपर्कित बल, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के कांटेक्ट में आकर के बल नहीं लगाती, उसे असंपर्कित बल कहते हैं। ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी स्थिर वैद्युत बल और ऑप्शन डी है घर्षण बल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घर्षण बल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील पदार्थ है? अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो जलने योग्य नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदहनशील पदार्थ। और दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो जल सकता है। अब जैसे कि सपोज करिए पत्थर, क्या पत्थर जल सकता है? क्या नहीं जल सकता, तो उसको हम लोग अदहनशील पदार्थ कहेंगे। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम लोग लेते हैं लकड़ी, तो लकड़ी हो गया, कागज वगैरह हो गया, क्या ये सब जल सकते हैं? क्या, तो हाँ जल सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दहनशील। तो क्वेश्चन पूछा अदहनशील पदार्थ कौन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा अदहनशील पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? अब दहन, कोई पदार्थ को मतलब जलाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कार्बन चाहिए, जल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहली बात कि वहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए, O2 गैस होना चाहिए। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो वो पदार्थ जलेगा नहीं। तो यहाँ पर इसके लिए पोषक पदार्थ क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी ज्वाला का सबसे गर्म भाग। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ को जलाते हैं तो सबसे जो गर्म भाग होता है वो आपका क्या होता है? सपोज करते हैं कि ये हो गया आपका कैंडल टाइप में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सबसे गर्म भाग जो है वो गर्म भाग कौन सा होता है? सबसे बाहरी भाग या सबसे अंदर भाग या फिर मध्य भाग, या सभी एक समान रूप से गर्म होते हैं? तो नहीं, सबसे गर्म भाग होता है आपका सबसे बाहरी भाग,
ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो सही हो जाएगा। और किस रंग का होता है ये, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये सही है। किस रंग का होता है ये, तो नीला कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होते हैं। नर शिशु यानी कि मेल चाइल्ड, ठीक है, तो नर शिशु होता है और एक मादा शिशु। तो नर शिशु के लिए गुणसूत्र क्या है, एक्स वाई, और मादा शिशु के लिए गुणसूत्र क्या है, एक्स एक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। जो एड्स डे है, अब याद रखिएगा एड्स जो है एक प्रकार का विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल डिजीज़ है, वायरस वाला डिजीज़ है, जो कि कौन सा वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। तो ये कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वीमेन में जो होता है वो कितने दिनों के बाद होता है, मतलब इसका पीरियड क्या है, अवधि क्या है, ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या है। तो 22 दिनों में, 14 दिनों में, 35 दिनों में या फिर 28 दिनों में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 28 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, फिर वास्तविक, या फिर धुंधला, या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आपका आभासी होता है और साथ में सीधा होता है। आभासी एंड सीधा, आभासी और सीधा होता है। देखिए वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा मिलेगा क्योंकि 50 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और 50, और झारखंड बोर्ड जो है सिर्फ लगता है मुझे एक ही मॉडल सेट को रिलीज करेगा यही। तो इस मॉडल सेट को यहाँ पर सिर्फ आप क्वेश्चन के दृष्टिकोण से नहीं देखिए, क्योंकि जितना भी है एक्स्ट्रा चीज़ मैं उधर भी बताते जा रहा हूँ ताकि आपका और भी की पॉइंट्स जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपका क्लियर होते जाए, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अपना टॉपिक पर आते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है, और इसमें पार्श्व परिवर्तन भी होता है। याद रखिएगा पार्श्व परिवर्तन मतलब देखे होंगे आप, अगर शीशे के सामने बैठ के खाना खाइएगा या तो लिखिएगा तो दाहिने हाथ से लिखिएगा तो राइट हैंड जो है वो लगेगा लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड से लिखिएगा तो राइट हैंड के जैसा लगेगा लिख रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, मतलब जिसे हम लोग जो देख नहीं सकते फिर भी उसे हम लोग देख सकते हैं। यानी कि जैसे कि सबमरीन में हम लोग देखते हैं, समुद्रों में जो रहता है उसके ऊपर में एक लगा दिया जाता है पेरिस्कोप, एक यंत्र लगा दिया जाता है ताकि दुश्मनों के जहाज का पता हमें लगाया जा सके, हम पता कर सकें। तो उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कैलाइडोस्कोप क्या है, तो एक प्रकार का खिलौना होता है। विक्षेपण क्या है, तो प्रकाश के रंगों का जो श्वेत प्रकाश का जो रंग है उसे 7 रंगों में विभाजित करने का काम करता है। इस गुण को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए 26 में बढ़ते हैं। 26 में आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो ये जो आपका आँख है, तो इस आँख में जो भी लाइट आता है, लाइट रेज आता है, तो उस लाइट रेज देखते होंगे, ज़्यादा लाइट रेज आता है तो हम लोग अपने आँख को अपने आप ही बंद कर लेते हैं, आँख अपने आप ही बंद हो जाता है। तो उस प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी है कॉर्निया, ऑप्शन डी है रेटिना। तो कौन नियंत्रित करता है, आपका पुतली नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, कौन नियंत्रित करता है, पुतली। आइरिस क्या होता है, तो याद रखिएगा कलर पार्ट के लिए जिम्मेवार होता है, मतलब आँखों के रंग के लिए जिम्मेवार होता है। रेटिना क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, रेटिना का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा, दृष्टि पटल। कॉर्निया क्या होता है, आँख का सबसे बाहरी परत है। चलिए 27 में बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली अक्टूबर से दिसंबर तक फसलों की कटाई वाली फसलें कहलाती है। कहाँ से बोल रहा है कि वर्षा ऋतु में हम लोग बोते हैं और अक्टूबर से दिसंबर तक उसका फसलों का कटाई भी कर देते हैं, तो उस फसल को हम लोग कौन सा फसल कहते हैं, तो याद रखिएगा खरीफ फसल कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा धान वगैरह। ठीक, जबकि रबी फसल जो होता है आपका नवंबर दिसंबर महीने में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है, उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं, जैसे कि गेहूँ वगैरह हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वपोषी का उदाहरण कौन है। स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, तो गाय क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या नहीं। बकरी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है तिलचट्टा, ये भी नहीं। अमरूद का पौधा, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ना, यही आपका जो है स्वपोषी का उदाहरण होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसलों की क्या की जाती है। जो हार्वेस्टर मशीन होता है वो क्या करता है, फसलों की जुताई करता है कि भंडारण या फिर कटाई या फिर ढुलाई। तो याद रखिएगा हार्वेस्टर मशीन क्या करता है, फसलों की कटाई करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बड़े शहरों में रात्रि में आपको चांद तारे ग्रह उपग्रह अच्छे से दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है, जबकि गांव में आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, उन्हें कोई देखता नहीं है क्या शहरों में, या फिर ऑप्शन नंबर बी, बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, मतलब आने की इतना ज़्यादा लाइट जलता है वो छिप जाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बड़े शहरों में इतना ज़्यादा आजकल प्रदूषण ही फैल गया है ना, कि वहाँ पर आपको तारे वगैरह जो है टिमटिमाते हुए उतने अच्छे से नज़र नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे दूर का ग्रह कौन है। सबसे दूर ग्रह, तो टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जिसमें से आपका हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गया, फिर उसके बाद आपका बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। वरुण को ही हम लोग कहते हैं नेपच्यून। तो सबसे दूर का ग्रह कौन है, नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 32 में, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस में मापा जाता है। यानी कि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक सेलेस्टियल बॉडीज ये हो गया और एक सेलेस्टियल बॉडीज यहाँ पर बी हो गया, ठीक। तो इन दोनों के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है, क्योंकि बहुत दूर दूर में ये प्रेजेंट होते हैं। मान लेते हैं एक तारा ये है और एक तारा ये, तो दो तारों के बीच की दूरी मापेंगे तो किस में मापेंगे, प्रकाश वर्ष में, मीटर में, किलोमीटर या सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा खगोलीय पिंडों की दूरी को किस में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, लाइट ईयर में मापा जाता है। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। सर्पी घर्षण ये हो गया, इस प्रकार से आपका हो गया। तो सर्पी घर्षण किस घर्षण की अपेक्षा कम होता है, स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, तरल। तरल में आपका दोनों आ जाता है, हवा और जल, यानी कि एयर और वाटर दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं तरल फ्लूइड। तो गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर हम लोग क्या करते हैं, घर्षण को क्या करते हैं, अधिक करते हैं कि कम। जैसे कि नाव हम लोग चलाते हैं पानी में, तो वहाँ पर पानी में देखिएगा नाव में, नाव का आकार कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। नाव का आकार मछली के जैसा होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका नाव का आकार मिलेगा ऐसे करके, ठीक। तो वो उचित आकार क्यों दिया जाता है, घर्षण को अधिक करने के लिए या फिर कम करने के लिए। तो क्या किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, 35 है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। कौन सा प्रकार का आकृति बनाए कि वस्तु का तरल घर्षण कम हो जाता है। तो याद रखिएगा नौकाकार बनाना होगा, इस प्रकार से तरल घर्षण क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे कि आप लोग नाव वगैरह को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं। एकदम फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन है, रेशम है, रेयॉन है, नायलॉन है, या फिर पॉलिस्टर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नायलॉन जो है आपका संश्लेषित रेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक है। सबसे अधिक मजबूती किसका होता है, नायलॉन का होता है। जैसे कि जो मछली वगैरह देखेंगे, जाल जो बनाया जाता है ना, वो नायलॉन का ही बनाया जाता है। आपका पैरासूट वगैरह भी हो गया, ये भी नायलॉन का ही बनता है। आगे है दमकल कर्मचारी। दमकल कर्मचारी किसे कहते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं, फायर ब्रिगेड्स जो होते हैं ना लोग, उन्हीं को दमकल कर्मचारी कहते हैं। तो उनके कपड़ों की परत, किसकी परत चढ़ाई जाती है कपड़ों पर, मेलामाइन का, बेकिलाइट का, या फिर पॉलीथीन, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो याद रखिएगा जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उसके कपड़ों पर एक खास प्रकार का परत चढ़ाया जाता है, और वो कौन सा परत होता है, मेलामाइन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्यों मेलामाइन क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये फायर प्रूफ होते हैं और उनको आग वगैरह में जा करके लोगों का जान बचाना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, मेलामाइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। प्रबलता यानी कि लाउडनेस जो किस पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पर निर्भर करती है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपन को क्या करना होगा। अब प्रबलता घटाना है यानी कि लाउडनेस कम करना है, तो क्या करना होगा, आपको आयाम को कम कर देना होगा, क्योंकि लाउडनेस डायरेक्टली डिपेंड किस पर पड़ता है, एम्पलीट्यूड पर। प्रबलता बढ़ेगा तो आपका आयाम भी बढ़ेगा। तो प्रबलता आपको कम करना है तो आयाम को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो क्या करना होगा, का आयाम घटाना होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राश्रव्य ध्वनियों के कंपनियों
की आवृत्ति कितनी होती है। जो कंपन आवृत्ति होती है प्रासरव्य, तीन प्रकार का होता है, एक श्रव्य ध्वनि, एक प्रासरव्य होता है और एक अवश्रव्य। तो श्रव्य जिसे हम लोग सुन सकते हैं वो कितना होता है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अवश्रव्य ध्वनि क्या होता है, 20 हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है। और प्रासरव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो जो कि 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर पूछा प्रासरव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप जो है विनाशकारी माना जाता है। अब हम लोग भूकंप को किस में नापते हैं, हम लोग रिक्टर पैमाने पर नापते हैं, ठीक है। और हम लोग किस में ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। कौन सा ग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ से कि कितना स्केल का भूकंप आया। तो कौन कितना स्केल का भूकंप जो होता है वो विनाशकारी है। तो ऑप्शन ये 3 वाला, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 7, या उससे अधिक तीव्रता। तो देखिए ये सब तो कुछ भी नहीं है, उतना में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जब अगर रिक्टर पैमाना 7 या 7 से अधिक दिखाने लगे तो वो भूकंप जो होता है विनाशकारी हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 42 का, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी। जो विद्युत का खोज है, वायुमंडलीय विद्युत, ठीक है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, थेल्स ने, या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या फिर न्यूटन ने, या फिर विलियम गिलबर्ट ने। तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। क्या किए थे वो, एक बारी वो पतंग उड़ा रहे थे, तो पतंग उड़ा रहे थे तो यहाँ पर वो जो थे ना, वो एक प्रकार का वहाँ पर एक की बांध दिए थे, चाबी। और वो उड़ा रहे थे बारिश के दिनों में। तो जब आसमान में बिजली कड़की तो ये जो चाबी है वो चार्ज हो गया और उसको विद्युत का झटका लगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का कहानी था। तो वायुमंडलीय विद्युत का खोज किन्होंने खोज किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है, 18वीं सदी में। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा 44 में है, ऊन से रगड़ी एबोनाइट की छड़ क्या होती है। अगर यहाँ पर ऊन से रगड़ी एबोनाइट की जो छड़ होती है, एक एबोनाइट का छड़ है और उसको किस में रगड़ा जाता है, ऊन में, तो क्या होता है। तो ऑप्शन ये, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है, नहीं, उसको आकर्षित नहीं करेगी, प्रतिकर्षित कर सकती है। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे नहीं, प्रभाव कोई ना कोई तो पड़ेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करता है, ये भी नहीं, दूसरा तो नहीं करेगा। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को क्या कर सकता है, प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही। विश्व तापन यानी कि आपका हो गया ग्लोबल वार्मिंग। तो किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, या फिर हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा कारण माना जाता था CFC, खैर अब इसको कर दिया गया बैन। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है। विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक प्लेट, तो टोटल कितने हैं, तो कुल टोटल प्लेट है 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कौन कौन से प्लेट है, तो याद रखिएगा उन प्लेटों का नाम याद रखिएगा कौन कौन सा है। तो आपका पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक, साउथ अमेरिकन प्लेट है आपका, यूरेशियन प्लेट है आपका, अफ्रीकन प्लेट है आपका, एंटार्क्टिकन प्लेट है आपका, ठीक है, और एक है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने प्लेट है, 7। कई बार इसको 6 प्लेट भी मानता है। कैसे मानता है, नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन को एक ही में मर्ज कर देता है। तो ये आपका कितना हो जाता है, एक कम हो जाता है 6, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है। जो ताजमहल में जो भी मार्बल्स लगे हैं तो ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे इरोइड हो रहा है, इरोजन आ रहा है, उसमें संक्षरण हो रहा है, ठीक। तो किसके कारण हो रहा है, तो याद रखिएगा एसिड रेन के कारण हो रहा है, ठीक है, यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। अम्लीय वर्षा कैसे होती है, तो जब बारिश का पानी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ना, तो एटमॉस्फेयर में आपका अलग अलग प्रकार का गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बारिश का पानी यानी कि H2O इन सभी गैसों के साथ मिल जाता है और आपका कौन सा वर्षा में बदल जाता है, आपका अम्लीय वर्षा में बदल जाता है। यही अम्लीय वर्षा के कारण से ताजमहल का जो पत्थर है वो क्या होते जा रहा है, क्षरण होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, द्वितीय
प्रदूषक कौन है, यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल। तो याद रखिएगा सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर बनेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, कुछ प्रजातियों का विलुप्त होना। देखते हैं हम लोग कुछ प्रजाति धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, जैसे कि आपका गिद्ध वगैरह हो गया। और गायब होने के क्या कारण है, आवासों का विनाश, हाँ ये सही है, आवास उनका खत्म होते जा रहा है। पेड़ों का लगाना नहीं है, अगर पेड़ लगाएंगे तब तो और ज़्यादा उनका संख्या बढ़ेगा ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि विनाश होने के कारण क्या है, तो पेड़ लगाएंगे तो विनाश नहीं होगा बल्कि और संख्या बढ़ेगा। वनों का संरक्षण, ये भी नहीं होगा क्योंकि वन का संरक्षण करेंगे तो भी उनका संख्या बढ़ेगा। विनाश होने का कारण पूछ रहे हैं दोस्तों। शिकार, हाँ ये भी सही हो जाएगा, कुछ लोग उसका शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये 1 और 4 दोनों सही है। तो 1 और 4 किस में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद जो सड़क निर्माण के में उपयोग किया जाता है। देखते हैं हम लोग, जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो रोड के कंस्ट्रक्शन में पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिटुमिन है। ठीक, चलिए होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं जल्द ही बोर्ड पर, यहाँ पर मैं आपको वाइट बोर्ड पर मैं खुद से एकदम डायरेक्ट आप लोगों के सामने में आ करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। और ये आपका क्लास 9 का सिलेबस 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।